एडोल्फ हिटलर ने मरते वक्त कहा था, माई स्पिरिट विल राइज फ्रॉम द ग्रेव एंड द वर्ल्ड विल सी आई वॉज राइट। यानी एक दिन कब्र से मेरी आत्मा उठेगी और उस दिन दुनिया देखेगी कि मैं बिल्कुल सही था। एंड यू नो व्हाट, जब मैं इस डॉक्यूमेंट्री का रिसर्च कर रहा था, सो आई केम अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ रील्स ऑन इंस्टाग्राम, जिनके कमेंट सेक्शन ने मुझे शॉक कर दिया। ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा ये बात मानने को तैयार है कि हिटलर बिल्कुल सही था और वो अपने वक्त के हिसाब से बहुत आगे था। लेकिन वही दूसरी तरफ दुनिया भर के आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें हिटलर को क्लियरली इविल डिक्लेयर कर दिया गया है। सो नाउ द क्वेश्चन हियर इज, व्हाट इज द एक्चुअल ट्रूथ? हिटलर सच में शैतान था या महान, या फिर इसके अलावा और भी कोई साइड है जिसे हम सब से इंटेंशनली छुपाया गया है? Simple yes or no answer. Hitler, good guy, bad guy? I'm going to say I'm neutral on that. I'm abstaining from There's that no one. neutral. You're saying that Hitler was not a bad guy? जब भी हम हिटलर का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ ये तीन बातें आती हैं। पहली कि हिटलर, इस एक इंसान ने लाखों लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया जितनी की दर्दनाक सजा शायद नर्क में भी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। दूसरी बात, वर्ल्ड वॉर 2, अगर हिटलर ना होता तो शायद कभी भी वर्ल्ड वॉर 2 होता ही नहीं। और तीसरी बात जो हिटलर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आती है, वो है एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म का मतलब ये होता है कि ज्यूज, जो कि मेजरली इजरायली लोगों का एक रिलीजन है, उन्हें उनके कल्चर और रिलीजन के बेसिस पर हेट करना। और जब भी ये एंटीसेमिटिज्म वर्ड कानों पर पड़ता है तो अपने आप हिटलर का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि हिटलर ने इसी के चलते 60 लाख ज्यूज को उनकी आइडेंटिटी देख देख कर मार डाला था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या सच में एक अकेला इंसान लाखों लोगों को मार सकता है? क्या एक अकेला इंसान एक ही रिलीजन के 60 लाख लोगों का होलोकॉस्ट करवा सकता है? क्या एक अकेला इंसान एक विश्व युद्ध को अंजाम दे सकता है? वेल, ये कितना सच और कितना झूठ है, ये आपको इस डॉक्यूमेंट्री के एंड तक आते आते पता चल ही जाएगा। और यही नहीं, आपको इस डॉक्यूमेंट्री में ये भी पता चलेगा कि BMW से लेकर IBM और Porsche से लेकर Volkswagen, ये आज की डेट में जितने भी मार्केट लीडर्स हैं, उनका हिटलर की स्टोरी से क्या कनेक्शन है। और हाँ, ये डॉक्यूमेंट्री एडोल्फ हिटलर को लेकर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसे शायद YouTube डिलीट भी कर सकता है। इसीलिए इससे पहले कि YouTube इसे हटा दे, इसे एंड तक देखना और सबके साथ शेयर करना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये डॉक्यूमेंट्री हिटलर की कोई बायोग्राफी नहीं है कि वो कहां पैदा हुआ, उसके माँ बाप क्या करते थे, उसका बचपन कहां बीता, कैसे बीता। इस सब के बारे में YouTube पर आपको हजारों वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे। एंड आई डोंट वांट टू बी द वन जो फिर से वही घिसी पिटी चीजें रिपीट करके आपके 40 मिनट वेस्ट कर दे। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए हम लोगों ने 2 महीने से ज्यादा का टाइम लिया है। हिटलर के अराउंड जितना पॉसिबल हो उतना पढ़ा है, बुक्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, उसकी स्पीचेस को थोरोली गो थ्रू किया है। कई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से हम लोग पर्सनली जा जाकर मिले हैं और इवन इसका ये सेट डिजाइन करने के लिए हम लोगों ने अलग से एक पूरा दिन लगा दिया है। सो नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि इस डॉक्यूमेंट्री में वही हिटलर डिस्कस होगा जो आज तक सबसे इंटेंशनली छुपाया गया है, और वही चीजें डिकोड होगी जो आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी टैप ही नहीं की है। Adolf Hitler. It's been 78 years since 6 million Jews were systematically murdered during World War II. I honestly think that Hitler was a good guy based upon my own research. He fought for his country. He wanted to purify it by kicking the greedy Jews out that were destroying his country. I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. अट्ठाईस जुलाई 1914, यही वो दिन था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। पूरी दुनिया अलाइज और सेंट्रल पावर इन 2 हिस्सों में बट चुकी थी और ये वॉर नॉन स्टॉप अगले 4 साल यानी 1918 तक चला था, जिसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। इसी वॉर में सेंट्रल पावर्स अलायंस वाली जो कंट्रीज थी, उनमें से एक कंट्री थी जर्मनी। अब ये बात कई लोगों को पता नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर भी शामिल था, लेकिन एज अ कुरियर बॉय। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हिटलर का ये काम था कि वो जर्मन आर्मी और हेडक्वार्टर्स के बीच में मैसेज ट्रांसफर करता था, और ये काम पर्टिकुलरली हिटलर को ही सौंपने का एक रीजन ये था कि जब भी वो कोई मैसेज पहुंचाता था तो उसे सुनने वाले लोग हिटलर की बहुत तारीफ करते थे। लेकिन यही काम करते वक्त एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे हिटलर की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। 1918 ये वर्ल्ड वॉर 1 का आखिरी फेज था
और इसी दौरान हिटलर को फ्रांस के एक छोटे से गांव में पोस्टिंग मिल जाती है और उसी वक्त वहां पर एक बहुत बड़ा अटैक होता है जिसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे अपनी एक आंख से कुछ दिखाई तक नहीं देता है, जिसके चलते वो किसी गलत डायरेक्शन में भागने लगता है और तभी उसके सामने एक ब्रिटिश सोल्जर आकर खड़ा हो जाता है, हेनरी टैंडी। अब देखा जाए तो ये हेनरी कोई मामूली सोल्जर नहीं था, वो एक बहुत ही ट्रेन्ड और स्किल्ड सोल्जर था। लेकिन जब उसने देखा कि हिटलर जो कि ऑलरेडी बहुत घायल हो पड़ा है और वो बिल्कुल निहत्था है, उसके पास कोई वेपन भी नहीं है, तो इसीलिए वो एक दुश्मन देश का सोल्जर होने के बावजूद भी हेनरी अपनी बंदूक पीछे कर लेता है और हिटलर को जिंदा छोड़ देता है। लेकिन हेनरी को क्या पता था कि वो आज जिसे एक मासूम समझकर छोड़ रहा है, वो आगे चलकर लाखों मासूमों की गर्दनें उड़ाने वाला है। हेनरी की गोली से बचने के बाद हिटलर जैसे तैसे करके एक जर्मन हॉस्पिटल पहुंचता है। उसका हाल इतना बुरा हो चुका था कि एक गैस अटैक की वजह से उसकी एक आंख टेम्पररीली ब्लाइंड हो गई थी और उसका लेफ्ट शोल्डर इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था कि उसका वो हाथ पूरी जिंदगी भर कांपता रहा। उसी दौरान जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसे एक ऐसी खबर पता चलती है जिससे सुनकर वो लिटरली रो पड़ता है। वर्ल्ड वॉर 1 ऑफिशियली खत्म हो गया था और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और जैसे ही ये बात हिटलर को पता चलती है तो वो हॉस्पिटल बेड पर ही रो पड़ता है। ये हार जर्मनी को इतनी महंगी पड़ गई थी कि इससे उनकी इकोनॉमी और आर्मी दोनों कोलैप्स हो गए थे और दूसरी तरफ उनके सिटीजन्स का मॉरल पूरी तरह से टूट चुका था। इस हार के बदले जर्मनी को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ये ट्रीटी हिटलर के डिक्टेटर बनने के पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। इसे मैंने आगे बहुत ही इन डेप्थ जाकर एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी के लिए आप मोटा मोटा ये समझ लो कि ये ट्रीटी एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसकी वजह से जर्मनी पर इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली बहुत ही स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए गए थे, जिससे जर्मनी का हाल बद से बदतर हो गया था। इसी ट्रीटी की वजह से जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन भी हो गया था, जिससे वहां के लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए सूटकेस भर भर के पैसे ले जाने पड़ रहे थे और इस सब से वहां के लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और खास करके गवर्नमेंट से। उस वक्त जर्मनी में वेमार रिपब्लिक गवर्नमेंट सिस्टम चलता था और इस ट्रीटी ऑफ वर्साई के चलते जर्मनी का जो हाल हो चुका था उसके लिए जर्मन्स उनकी गवर्नमेंट को ब्लेम करने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनकी करंट गवर्नमेंट बिल्कुल ही करप्ट और इनकम्पिटेंट है और इसीलिए हम लोग युद्ध भी हार गए और इसी की वजह से हमें ऐसी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज भी साइन करनी पड़ी। और इसी अनस्टेबिलिटी और आउटरेज के बीच इस कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर। dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesem Jahr für dich eingesetzt habe, dass ich anständig... अब देखो, हिटलर जो कि एक फॉर्मर सोल्जर था जिसने अपनी कंट्री को वॉर सिचुएशन में जी जान लगाकर सपोर्ट किया था और साथ ही वो एक करिश्मेटिक स्पीकर था जो अपनी स्पीच से किसी को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता था। dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin। और ऊपर से जर्मनी की करंट गवर्नमेंट से वहां के लोग परेशान और बहुत गुस्सा थे, इसलिए कुल मिलाकर सारे ग्रह नक्षत्र हिटलर के पक्ष में आ गए और जर्मन्स को हिटलर के रूप में एक नया लीडर मिल गया। और देखते ही देखते हिटलर एक आम लीडर से सीधा जर्मनी, जहां पर एक डेमोक्रेसी थी, वहां का डिक्टेटर तानाशाह बन गया। तो फिर अब सवाल यह आता है कि हिटलर आखिर एक आम सोल्जर से उठकर सीधा डिक्टेटर कैसे बन गया? देखो, 1920s में एंटोन ड्रेक्सलर नाम के एक लीडर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स नाम की एक पार्टी फॉर्म की थी, लेकिन आगे जब हिटलर की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई तो उसने इसी पार्टी को रिपैकेज करके उसे नाजी पार्टी नाम दे दिया और इसी पार्टी के अंदर हिटलर ने अपना एक मैनिफेस्टो लॉन्च किया जिसे वो 25 पॉइंट प्रोग्राम बोलता था। इस मैनिफेस्टो में हिटलर ने मोटा मोटा ये प्रोमिसेस किए थे कि वो जर्मनी को अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकालेगा। वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर जो भी ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटीज इंपोज की गई थी उन सभी को कैंसिल कर देगा। लेकिन इसी मैनिफेस्टो में उसने ये भी मेंशन किया था कि जर्मनी में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनकी नसों में सिर्फ जर्मन बहता, यानी प्रॉपर जर्मन रेस के अलावा जो भी बाकी इमिग्रेंट्स थे उन्हें जर्मनी से बाहर किया जाएगा। और इसी मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रॉमिस ये था कि जर्मनी का जो बुरा हाल हो पड़ा है उसके लिए ज्यूइश रिलीजन के लोगों को ब्लेम करो। अब ज्यूज को क्यों ब्लेम करना है, इस पर इस डॉक्यूमेंट्री में आगे एक पूरा का पूरा चैप्टर है, उस पर आएंगे हम। लेकिन अभी के लिए मोटा मोटा इतना समझ लो कि हिटलर ने अपने इस 25 पॉइंट्स मैनिफेस्टो के थ्रू जर्मन लोगों को यह प्रॉमिस किया था कि आई विल मेक जर्मनी ग्रेट अगेन। और हिटलर के इसी प्रॉमिस ने लोगों का दिल जीत लिया था। और उसी बीच 1923 में हिटलर एक बहुत बड़ा कांड कर देता है
और उसके लिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। वो क्या करता है कि उस वक्त की करंट गवर्नमेंट को गिराने के लिए एक बगावत करता है जिसे म्यूनिक पुच कहा जाता है, लेकिन उसका ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और उसी दौरान जेल में बैठे बैठे वो अपनी मोस्ट फेमस बुक माइन काम्फ लिखता है, जिसका मतलब होता है माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष। इस बुक में वो अपनी आइडियोलॉजी, अपना फ्यूचर प्लान लिखता है और जेल से बाहर आने के बाद वो अपनी बिखरी हुई पार्टी को फिर से रीऑर्गेनाइज करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन फिर आया 1929, ईयर ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। जर्मनी की इकोनॉमी ऑलरेडी वीक हो पड़ी थी और उसमें अब ग्रेट डिप्रेशन आ चुका था, जिससे उनका हाल जो पहले ही बुरा था वो अब और बुरा हो गया था। और इसी बात का हिटलर ने पूरा फायदा उठा लिया। उसने अपने स्पीचेस के थ्रू नाजी पार्टी को इस तरह से पोर्ट्रे किया कि अब बस वो नाजी पार्टी ही है जो जर्मनी को इस गरीबी से बाहर निकाल सकती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त जर्मनी में किसी और की गवर्नमेंट थी और उस दौरान वहां का चांसलर कोई और था। हमारे यहाँ जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसे जर्मनी में चांसलर होता है। तो हिटलर को अगर पावर में आना है तो पहले तो उसे जर्मनी का चांसलर बनना जरूरी था। हालांकि 1932 तक आते आते हिटलर ने पार्लियामेंट में अपना सीट शेयर काफी बढ़ा लिया था और वो एक प्रोमिनेंट पोजीशन पर पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी उसके पास मेजॉरिटी नहीं थी, इसलिए पावर तो किसी और के ही हाथ में थी। पॉल वॉन हिंडनबर्ग उस वक्त जर्मनी के प्रेसिडेंट थे और 1932 में उन्होंने फ्रांज वॉन पापेन नाम के एक मिनिस्टर को जर्मनी का चांसलर बना दिया था। लेकिन यही वॉन पापेन वो इंसान था जिसने अपने रिवेंज और एंगर के चलते एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिसने हिटलर को मिस्टेकनली जर्मनी का तानाशाह बना दिया। तो हुआ क्या था कि वॉन पापेन से पहले ब्रूनिंग नाम का एक मिनिस्टर जर्मनी का चांसलर था, लेकिन वो जर्मनी के बिगड़े हुए हालातों को सुधार नहीं पा रहा था, इसलिए उसे हटाकर वॉन पापेन को चांसलर बना दिया गया। लेकिन ये वॉन पापेन भी कुछ खास काम नहीं कर रहा था और इस वजह से प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने उसे भी हटा दिया और वॉन शिलर को नया चांसलर बना दिया। इस वॉन शिलर ने वॉन पापेन और उनके बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर कुछ ऐसे प्लान्स बनाए थे जिससे कि हिटलर की नाजी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में कभी कोई किसी का सगा हुआ है क्या? जहां पर पावर गेम आता है वहां पर पार्टी वार्टी कुछ नहीं होती है, वहां सिर्फ खुद की कुर्सी मैटर करती है। और इसी कुर्सी के लिए ये वॉन पापेन पागल था। उसने सोचा कि किसी तरह से अगर मैं कहीं से सपोर्ट गेन कर लूं और मेजॉरिटी लेकर आऊं तो मुझे चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था एंड दैट वाज हिटलर। वॉन पापेन ने सीक्रेटली जाकर हिटलर के साथ कुछ मीटिंग्स कंडक्ट की और उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरह से नाजी पार्टी को खत्म करने के लिए वॉन शिलर 4 दीवारों के अंदर बैठकर सीक्रेट मीटिंग्स कंडक्ट कर रहा है। और तभी वो हिटलर को एक ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं पर्सनली जाकर हिंडनबर्ग से बात करूंगा और तुम्हें जर्मनी का चांसलर बना दूंगा और बदले में मुझे बस वाइस चांसलर की सीट चाहिए। अब ये सब करने के पीछे का वॉन पापेन का मोटिव ये था कि वो और हिंडनबर्ग मिलकर हिटलर को पपेट चांसलर बना देंगे और रियल पावर इनडायरेक्टली इन्हीं के हाथों में रहेगी। और वैसे भी हिंडनबर्ग ने अपॉइंट किया हुआ कोई भी चांसलर ढंग से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहा था, इसलिए उन्हें अब एक नए चेहरे की जरूरत थी एंड ही न्यू कि उसे एटलीस्ट उस मोमेंट में हिटलर से बेहतर कोई और मिल नहीं सकता है। वो हिटलर को सिर्फ उसकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर हेट करते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वैसे भी हम हिटलर को बस एक पपेट की तरह यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे ही कंट्रोल में रहेगा। लेकिन वॉन पापेन और हिंडनबर्ग दोनों भी इस बात से अनजान थे कि वो जिसके साथ ये मैनिपुलेशन का गेम खेल रहे थे उसने मैनिपुलेशन में ऑलरेडी पीएचडी कर रखी थी। हिटलर ने बिना कोई निगोशिएट किए वॉन पापेन की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया कि वो खुद चांसलर बनेगा और वॉन पापेन वाइस चांसलर रहेगा। फाइनली 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया जाता है और वॉन पापेन को वाइस चांसलर। हिंडनबर्ग और वॉन पापेन को लग रहा था कि वो दोनों मिलकर हिटलर को कंट्रोल करेंगे, लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर हिटलर पूरा का पूरा गेम ही पलट कर रख देता है। 27 फरवरी 1933 यानी हिटलर के चांसलर बनने के ठीक 1 महीने बाद जर्मनी के पार्लियामेंट में भयंकर आग लग जाती है और इस इंसिडेंट के लिए हिटलर सीधा अपने अपोनेंट्स को ब्लेम करता है और तुरंत इमरजेंसी पावर्स को अपने हाथ में लेकर एनेबलिंग एक्ट पास कर देता है, यानी एक ऐसा लॉ जो उसे पार्लियामेंट से बिना कोई परमिशन लिए नए लॉज बनाने का पावर दे सकता था। और ये एक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक तरह से डिक्टेटरशिप का लाइसेंस था। इस एक्ट को यूज करके हिटलर ने एक एक करके अपने सभी अपोनेंट्स को एलिमिनेट कर दिया और इवन वॉन पापेन को भी हटा दिया। आगे 1934 में हिंडनबर्ग की डेथ हो गई और उसके तुरंत बाद हिटलर ने खुद को फ्यूरर डिक्लेयर कर दिया, यानी जर्मनी का सुप्रीम लीडर या कह लो तानाशाह। और इस तरह जर्मनी जहां कभी लोकतंत्र हुआ करता था वहां अब तानाशाही का परचम गड़ चुका था।
अब हम आएंगे इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। जिस तरह एक ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए उसका फाउंडेशन बनाना बड़ा जरूरी होता है, उसी तरह इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हिटलर को समझने के लिए वो एक सोल्जर से आखिर तानाशाह बना कैसे, ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत जरूरी था, जो कि हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी देख लिया है। तो अब हम आते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के उस पार्ट पर जो आपको सोचने पर मजबूर करने वाला है। इस डॉक्यूमेंट्री के शुरू में ही मैंने आपसे एक बात डिस्कस की थी कि जब भी हम हिटलर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये 3 बातें आती है। पहली कि हिटलर ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, दूसरी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 शायद कभी होता ही नहीं अगर हिटलर ना होता, और तीसरी बात थी एंटीसेमिटिज्म, यानी जूइश कम्युनिटी को उनके रिलीजन और कल्चर के बेसिस पर हेट करना। मेन स्ट्रीम मीडिया के चश्मे से अगर देखा जाए तो यही वो मेन 3 रीजंस थे जो हिटलर को शैतान बनाते हैं। लेकिन अब जरा मेन स्ट्रीम मीडिया वाला चश्मा उतार कर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन वाला चश्मा पहनते हैं और फैक्चुअली, लॉजिकली और स्टैटिस्टिकली इस बात को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ट्रूथ क्या है, और क्या सच में हिटलर एक इविल था या फिर बहुत ही स्मार्टली एक मैन्युफैक्चर्ड इविल था। The entire Hitler dynasty is charted so that the blame can be squarely placed on the guilty men whose evil plotting brought on years of world chaos and caused the deaths of millions of innocent persons. He is able to learn how to manipulate and to orate to the German people. Hitler has made it. He has proved a successful strategist and manipulator. सबसे पहले डिकोड करते हैं हिटलर ने की हुई किलिंग्स को। इसे ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने कुछ नाम और कुछ नंबर्स लिखे जो आपके होश उड़ाने वाले हैं। इस लिस्ट का पहला नाम है माओ जेडुंग। ये चाइना का एक ऐसा लीडर था जो सिर्फ 2 से 3 सालों में ही करोड़ों लोगों की मौत का इकलौता रीजन बन गया। माओ ने एक प्लान बनाया था कि चाइना को एक एग्रीकल्चरल कंट्री से सीधा इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना देंगे, और उसके इस प्लान का नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। लेकिन उसका ये प्लान कितना खतरनाक हो सकता है इसका किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। उसने क्या किया कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां के फार्मर से फोर्सफुली उनकी जमीनों को कलेक्टिवाइज किया, यानी सबकी जमीन गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले ली और लोगों से फोर्स लेबर करवाया। उन्हें अनरियलिस्टिक टारगेट्स दे दिए कि इतना अनाज उगाओ, इतना स्टील बनाओ, जितना कि एक ह्यूमन कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस चक्कर में हुआ ये कि जो ऑफिसर्स थे वो अपनी खुद की जान बचाने के लिए फेक रिपोर्ट सबमिट करने लग गए, और इसके चलते 1959 से लेकर 1961 इन 2 सालों के अंदर अंदर चाइना में इतना बड़ा फेमाइन यानी अकाल आ गया कि उसमें अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 करोड़ लोग भुखमरी से ही मर गए। और इसी फेमाइन को दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड फेमाइन भी कहा जाता है। ये 3 से 4 करोड़ का जो नंबर है वो थोड़ा वैरी करता है फ्रॉम सोर्स टू सोर्स, पर नो डाउट ये नंबर बहुत बड़ा था। कहा जाता है कि लोग लिटरली पेड़ के पत्ते खाने लग गए थे, और कुछ जगह पर तो मिट्टी और इंसानी हड्डियां तक खाई जा रही थी। और इससे भी खौफनाक बात ये थी कि माओ के इस प्लान को जिन लोगों ने अपोज किया उनके अगेंस्ट माओ ने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था कल्चरल रिवॉल्यूशन, और इसके अंडर उसने कई स्टूडेंट्स और आम लोगों को उनके अगेंस्ट भड़का दिया जो माओ को अपोज कर रहे थे, और इसके चलते और भी हजारों लोगों की डेथ हो गई और हजारों लोगों को बेरहमी से टॉर्चर किया गया। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है जोसेफ स्टालिन का, जो कि उस वक्त के यूएसएसआर यानी आज के रशिया का तानाशाह था। यहाँ जर्मनी में हिटलर जब लोगों को मारने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बना रहा था, उसी वक्त वहाँ यूएसएसआर में स्टालिन ने अपने पूरे के पूरे देश को ही कैंप बना डाला था। 1930s की बात है जब स्टालिन को डर था कि कोई उससे उसकी कुर्सी ना छीन ले, और इसके लिए उसने जो किया वो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। 1936 में स्टालिन ने यूएसएसआर में ग्रेट पर्ज, जिसे ग्रेट टेरर भी कहा जाता है, ये करवाया था। लेकिन ये ग्रेट पर्ज आखिर है क्या? तो बात ऐसी थी कि जो भी बंदा स्टालिन को चैलेंज करेगा या फिर कर सकता था, उन सबको स्टालिन ने मार डाला। आर्मी ऑफिसर से लेकर पोएट्स, राइटर्स, टीचर्स, इन सबको या तो गोली से उड़ा दिया गया या फिर उन्हें गुल्लग्स में भेज दिया गया। और पता है ये गुल्लग्स क्या थे? यूएसएसआर में आर्कटिक और साइबेरिया ये 2 ऐसे लोकेशंस थे जहां विंटर्स में एवरेज टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होता था, और स्टालिन ने इन्हीं 2 लोकेशंस पर बड़े बड़े लेबर कैंप्स बनवाए थे जहां लोग कई महीनों तक बिना स्वेटर्स और बिना भरपेट खाना खाए कड़कड़ाती ठंड में बस दिन रात काम करते थे। बच्चे बूढ़ों से लेकर जिनको भी इस गुल्लग्स में भेजा जाता था वो लोग लाश बनकर ही यहाँ से वापस आते थे। और यही नहीं, इन गुल्लग्स के अलावा स्टालिन ने भी माओ की तरह एक मैनमेड अकाल क्रिएट कर दिया था जिसमें फिर से लाखों लोगों की डेथ हो गई थी। 1932 और 1933 में स्टालिन ने जो अकाल क्रिएट किया था उसे होलोडोमोर कहा जाता है। उसने क्या किया, यूक्रेन के सारे फार्मर्स से उनका अनाज ले लिया और उसे मॉस्को भेज दिया, जिसके चलते अकेले यूक्रेन में 30 से 40 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ भूखमरी से मर गए थे। अगर गुल्लग, पर्जेस और फेमाइन का ओवरऑल एस्टिमेट निकाला जाए तो अकेले स्टालिन ने 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मार डाला है। और इसमें मजे की बात क्या है पता है? स्टालिन इज द पर्सन जो 2 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ है। चलो इस लिस्ट में थोड़ा और नीचे आते हैं। जापान का तानाशाह हिदेकी तोजो,
इसने चाइना के मंचूरिया प्रोविंस में एक सीक्रेट फैसिलिटी शुरू की थी जिसका नाम था यूनिट 731। अब इसे फैसिलिटी से ज्यादा एक ह्यूमन स्लॉटर हाउस कहना बेटर रहेगा। पता है यहाँ पर जो जापानीज साइंटिस्ट थे वो जिंदा सिविलियंस और वॉर में पकड़े गए जो प्रिजनर्स होते थे उनके ऊपर बहुत ही डेडली एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल जिंदा लोगों को एनेस्थेशिया दिए बगैर ही डाइसेक्ट किया जाता था ताकि वो उनके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को लाइव ऑब्जर्व कर सके। इन लोगों पर प्लेग बैक्टीरिया, मस्टर्ड गैस जैसे केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स टेस्ट किए जाते थे। उन्हें एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखकर उनकी बॉडी को जमता हुआ देखा जाता था और फिर उन्हें तोड़ दिया जाता था। और ऐसे कई बोन चिलिंग एक्सपेरिमेंट्स इस यूनिट 731 में कंडक्ट किए गए थे जिसमें 1936 से लेकर 1945 के बीच में अराउंड 50 लाख से 1 करोड़ लोग मारे गए थे। और आयरनी की बात यह है कि जब इनके डेडली एक्सपेरिमेंट्स एक्सपोज हुए तो उन साइंटिस्ट को पनिशमेंट मिलने की बजाय अमेरिका ने उन्हें सीक्रेटली हायर कर लिया और उनकी एक्सपर्टीज को खुद के फायदे के लिए यूज किया गया। ये लिस्ट पॉल पॉट, इस्माइल पाशा, विंस्टन चर्चिल, लियोपोल्ड II ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने कम से कम 2 मिलियन लोगों को मारा है। तो फिर अब सवाल ये आता है कि जब भी मास किलिंग्स की बात होती है तो आंखों के सामने हिटलर का ही नाम क्यों आता है, इनका क्यों नहीं? तो इसका रीजन है कैरेक्टर असैसिनेशन। लेकिन कोई भला हिटलर के कैरेक्टर को क्यों असैसिनेट करेगा? देखो हिटलर और इन बाकी के तानाशाहों में बस इतना सा डिफरेंस था कि इन्होंने अपने क्राइम्स को कल्चरल रिवॉल्यूशन या फिर डेवलपमेंट के नाम से प्रेजेंट किया, लेकिन जो हिटलर था वो अपने क्राइम्स को अपनी स्पीचेस में ओपनली एडमिट करता था। Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit und die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. इसलिए उसको टारगेट करना बड़ा इजी हो गया। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 को स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने भी ना जाने कितने इनोसेंट्स को बॉम्बिंग और फेमाइन से मार डाला था, लेकिन उन्होंने अपने क्राइम्स को इस तरह से व्हाइट वॉश किया कि हमने जो भी किया वो बस एक इविल को रोकने के लिए किया और इसके लिए उन्हें एक सेंट्रलाइज्ड विलन चाहिए था जो कि हिटलर बन गया। तो इसी को अगर हम एक लाइन में सम अप करें तो इट्स ऑल अबाउट जो वॉर जीतता है वो इतिहास लिखता है और जो इतिहास लिखता है वो हमेशा खुद को हीरो दिखाता है और किसी को भी हीरो दिखाने के लिए कहानी में एक विलन चाहिए होता है, वरना हीरो बड़ा कैसे दिखेगा। इस बात को ध्यान से सुनना, न्यूज़पेपर के हेडलाइन से अगर सिर्फ क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाए तो उस हेडिंग का मीनिंग कंप्लीटली बदल जाता है और हो सकता है कि उससे कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो जाए, क्योंकि उस एक क्वेश्चन मार्क पर किसी सेलिब्रिटी, किसी नेता, किसी कैपिटलिस्ट की पूरी इमेज टिकी होती है। तो यही सेम सिनेरियो अगर हम हिटलर के केस में देखें तो क्या यही कुछ सेम पैटर्न यहाँ पर दिखकर नहीं आता? Hitler killed 6 million Jews. But what about Stalin's killing of millions of innocents? What about Mao's man-made famine, which caused the death of millions of people? तो क्या इस सब से मैं हिटलर के क्राइम्स को जस्टिफाई कर रहा हूँ? No. क्या मैं ये कह रहा हूँ कि हिटलर ने जो किया वो सही था? A big no. हिटलर ने जो किया वो नो डाउट गलत था, लेकिन क्या इन लोगों ने जो किया वो सही था? तो मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों कि जिस रीजन के चलते एक इंसान को शैतान का दर्जा दिया गया, वही दूसरी तरफ उसी रीजन के लिए किसी और को या तो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, या तो किसी को फिलैंथ्रोपिस्ट का टाइटल मिल गया, किसी की एट्रोसिटीज को डेवलपमेंट का नाम दिया गया, तो किसी के कारनामों को कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम से रीब्रांड कर दिया गया। सो माय पॉइंट इज, बात अगर यहाँ पर सिर्फ मास किलिंग्स की है और इसके लिए हिटलर को हेट किया जाता है, तो मास किलर्स की लिस्ट में हिटलर टॉप 3 या टॉप 4 में भी नहीं आता है। Hitler kills 2 million white people. He is the most evil man that ever lived. Leopold kills 20 million Africans. He still does not appear on the list of the most wicked people that ever lived on the earth. There must be something wrong with this narrative. Totally something wrong with that narrative. It can be right by day, by night, by numbers, by mathematics, by ethnography. It cannot be right. That the whole world watches the massacre of black people and says nothing. तो इस लिस्ट के हिसाब से मास किलिंग्स के लिए इन सब को छोड़कर सिर्फ हिटलर को हेट करना कितना सही है? आप बताओ कमेंट्स में।
हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर थे, वो उस दौरान इकलौते ऐसे अमेरिकन थे जिनको हिटलर पसंद करता था। और ना सिर्फ पसंद करता था, बल्कि जर्मनी में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द जर्मन ईगल नाम से एक हाईएस्ट मेडल है, जो कि सिर्फ फॉरेनर्स को ही दिया जाता है। हिटलर ने 1938 में इसी मेडल से हेनरी फोर्ड को सम्मानित किया था। और यहाँ तक कि हिटलर की जो फेमस बुक है माइन काम्फ, उसमें भी उसने लिखा है कि वो एक कार मेकर का बहुत बड़ा फैन है, और ये कार मेकर कोई और नहीं बल्कि हेनरी फोर्ड ही थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हेनरी फोर्ड के लिए हिटलर के मन में इतना सॉफ्ट कॉर्नर, इतना प्यार क्यों था? तो इसका रीजन था हेनरी फोर्ड की एंटीसेमिटिक यानी जूस के खिलाफ हेट्रेड वाली राइटिंग्स। उनका मानना था कि जो जूइश कम्युनिटी है वो बैंक्स, मीडिया, बड़े बड़े यूनियंस, ऐसे ऑलमोस्ट हर इन्फ्लुएंशियल चीज को कंट्रोल करती है और इनडायरेक्टली यही लोग दुनिया को चलाते हैं। और इसलिए हेनरी फोर्ड ने डियरबॉर्न इंडिपेंडेंट नाम की एक न्यूज़पेपर कंपनी थी जो कि बैंकरप्सी के कगार पर थी, उसे साल 1918 में खरीद लिया और आगे 1920 से लेकर 1924 तक इस न्यूज़पेपर के थ्रू द इंटरनेशनल जू, द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इस नाम की एक वीकली सीरीज, और वो भी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे पब्लिश करना शुरू किया, जिससे अमेरिका से लेकर ग्लोबली लाखों लोग इस बात को मानने के लिए रेडी हो गए थे कि जूस सच में दुनिया के लिए खतरा है। और हेनरी फोर्ड का ये जो एंटीसेमिटिक स्टांस था वो हिटलर को बहुत पसंद था। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जूइश लोगों ने ऐसा क्या किया जो हिटलर और हेनरी फोर्ड उन्हें इतना हेट करते थे, और हिटलर तो बदनामी इस एंटीसेमिटिक रीजन के लिए है। तो इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखो, सबको लगता है कि जूस पर जो अत्याचार हुए, उनके खिलाफ जो हेट्रेड था, वो सिर्फ जर्मनी में था और वो भी सिर्फ हिटलर की वजह से था। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये सिर्फ 0.1% ऑफ द स्टोरी है। रिमेनिंग 99.9% स्टोरी कुछ और ही है, जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया कभी टच ही नहीं करता। अब पहले इस टेबल को ध्यान से देखना। इस ईयर वाले कॉलम में आपको ये जो 722 BC, 586 BC, यहाँ पर ये जो 1493, 1948 ये जो दिख रहा है, ये ईयर्स पता है क्या है? अच्छा, उससे पहले एक बार इस कंट्री वाले कॉलम पे नजर घुमा लेते हैं। यहाँ पर ये जो रोमन एम्पायर, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल, ये जो कंट्रीज दिख रही है, ये पता है क्या है? ये वो ईयर्स और वो कंट्रीज है जहां से जूइश कम्युनिटी को एक्सपेल यानी कि बाहर कर दिया गया था। यानी लगातार दुनिया के हर कोने में किसी ना किसी कंट्री से जूस को बाहर निकाल दिया जा रहा था, और आज भी जूस इस बात से कंप्लेन करते हैं। The Jews do not feel safe today. We are a people that has been kicked out of every place we've ever lived for 2000 years, every single place. But the question is क्यों? एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि इस सब से हिटलर का क्या कनेक्शन है? हिटलर का इस सब से क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए पहले इस क्यों का आंसर ढूंढना बहुत जरूरी है कि क्यों जूस को ऑलमोस्ट हर कंट्री से एक्सपेल कर दिया जाता था। तो देखो, शुरू के दौर में जब जूस को एक्सपेल किया जा रहा था तो उस वक्त उसका मेन रीजन था उनका रिलीजन। अब ये रिलीजन आखिर क्यों प्रॉब्लम था, इस पे अगर बहुत डीप में जाएंगे तो इस पर अलग से एक डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए मोटा मोटा इतना समझ लो कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों रिलीजन्स को अब्राहमिक रिलीजन्स कहा जाता है, और इन तीनों रिलीजन्स में कुछ आपसी रिलीजियस कॉन्ट्रडिक्शन होने की वजह से इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। और पता है, इवन बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग जो जीसस क्राइस्ट थे उन्हें जूस ने ही क्रूसिफाई किया था, यानी मार दिया था। और इन्हीं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जूस, जो कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उन्हें अलग अलग कंट्रीज से एक्सपेल किया जाता था। ना उन्हें नौकरियां मिलती थी और ना सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट मिलती थी। तो अब क्या हुआ कि अगर सिस्टम इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो इन्होंने खुद का ही अपना एक सिस्टम बना लिया, और जो की बात सर्वाइवल एक्सटेंशन पर आ चुकी थी, तो इन्होंने जो भी पॉसिबल हो उन बिजनेसेस में एंटर करना शुरू किया, और उनमें से ज्यादातर बिजनेसेस इलीगल या शेडी हुआ करते थे। ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग, प्रोस्टिट्यूशन, आर्ट, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, ऐसे हर सेक्टर में घुस गए और इतना पैसा बना लिया कि आज भी ऑलमोस्ट हर टॉप कंपनी जूस ही ओन करते हैं। गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, वार्नर ब्रोस, यूनिवर्सल पिक्चर, मेटा, डेल, ओरेकल, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। और इवन मैं आपको बता दूं, चलो आप ये वीडियो ही देख लो, आपको इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लेकिन सबटाइटल से आप समझ जाओगे। ध्यान से देखना। كيف سيطر اليهود على صناعة الإباحية؟ في العام 2016 قام الكنيست الإسرائيلي بتمرير مشروع قانون يجبر مقدمي خدمات الإنترنت ISPS على حجب المواقع الإباحية في كل الدولة بسبب ما تقدمه هذه المواقع من أضرار تؤثر في الأطفال وتؤذي الشعب. इस वीडियो के अकॉर्डिंग आज की डेट में मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जूस ओन करते हैं, लेकिन इसके उल्टा इजराइल, जहां मेजॉरिटी ऑफ जूस रहते हैं, वहां पर 2016 में एक बिल पास करके वेबसाइट्स को बैन किया गया था। इवन जूस के बारे में कहा जाता था कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। So what is the point here? The point is कि सेंट्रल बैंकिंग से लेकर मीडिया और एंटरटेनमेंट से लेकर ऑयल, और जिसके हाथों में इन सब सेक्टर्स का कंट्रोल होता है, वो आसानी से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अब हमारे उस सवाल पर आते हैं कि इस सब से हिटलर का क्या कनेक्शन था।
देखो, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जी जान लगाकर पूरी मेहनत के साथ जर्मनी के साइड से लड़ा था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि जर्मनी ये वॉर हार चुकी है। उसी दौरान जर्मनी में एक और बात की चर्चा होती थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मनी की जो जूइश कम्युनिटी थी, उन्होंने एनिमी कंट्रीज को सपोर्ट किया था और खुद के ही देश के साथ धोखा किया था। हालांकि कई लोग इस बात को डिनाई करते हैं, लेकिन उस दौरान ये बात चर्चा का मुद्दा जरूर बन गई थी। दूसरी बात, जो कि जर्मनी वॉर हार गई थी, तो उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी और उनकी ओवरऑल सिचुएशन एकदम खराब हो चुकी थी। तीसरी बात, मुट्ठीभर जूइश पॉपुलेशन जर्मनी के मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करती थी। चौथी बात, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि हिटलर एक बहुत ही स्किल्ड आर्टिस्ट था, जिसने ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाई थी जिन्हें इंसान बस देखता ही रह जाए। लेकिन जब वो 1908 में वियना की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गया, तो उसे वहां एडमिशन नहीं दिया गया। अब इसे कोइंसिडेंस कह लो या फिर जो कहना है कह लो, लेकिन जिस प्रोफेसर ने हिटलर को एडमिशन देने से मना किया था, वो एक जूइश था। और पांचवी बात, जैसे कि मैंने ये भी बताया कि रिलीजियस कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से क्रिश्चियंस और जूज में हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था। तो अब हुआ क्या कि जब हिटलर आगे चलकर पॉलिटिक्स में आया, तो उसे पता था कि मुझे अगर पावर में आना है तो किसी ऐसे मुद्दे को पकड़ना पड़ेगा जो मासेस को हिट करे। और जो कि जर्मन्स में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते जूज को लेकर ऑलरेडी नफरत थी, ऊपर से वर्ल्ड वॉर 1 में जूज के ऊपर एलिगेशंस भी लगे थे, और साथ ही जूज एक माइक्रो माइनॉरिटी भी थी। तो हिटलर को यही एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा मिल गया खुद को एज अ पॉलिटिशियन पोजीशन करने का, और उसने ओपनली अपने स्पीचेस के थ्रू जूज हेट्रेड फैलाना शुरू किया। Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. और आगे चलकर इसी हेट्रेड के चलते हिटलर ने 60 लाख जूइश पॉपुलेशन को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। वैसे कई हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो 60 लाख का नंबर है उसे डिनाई किया जाता है, बट व्हाट आई फील कि 60 लाख हो या 6 लाख हो या 6000 हो, क्राइम तो क्राइम ही होता है। और अब हम वापस से हमारे उन 3 चीजों पर आते हैं जिनके लिए हिटलर को हेट किया जाता है, और उसमें से हमारा सेकंड पॉइंट था एंटीसेमिटिज्म, हेट्रेड टुवर्ड्स जूज। और इसी के लिए दुनिया भर में हिटलर को हेट किया जाता है। इवन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के नैरेटिव्स और हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को गो थ्रू करो तो ऐसा लगेगा कि ये जो एंटीसेमिटिज्म वर्ड है, इसका इन्वेंशन ही हिटलर ने किया है। लेकिन एज आई ऑलरेडी शोड यू दिस टेबल कि किस तरह हजारों सालों से हिस्टोरिकली जूस को लेकर कई कंट्रीज में हेट्रेड रहा है, और ये सब कुछ कोई एक दिन, एक साल या फिर 10 साल में नहीं हुआ है। ये जो एंटीसेमिटिज्म वाली सोच है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से चलती आ रही थी। हिटलर ने क्या किया कि उसी सोच को अपना वेपन बनाकर दुनिया को ये दिखा दिया कि पब्लिक सेंटिमेंट्स को प्रॉपरली, वाइजली एज अ टूल बनाकर यूज किया जाए तो एक नॉर्मल सोल्जर भी तानाशाह बन सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि जो सोच हजारों सालों से ऑलरेडी चली आ रही थी और जिसे हिटलर ने आगे वेपनाइज किया, तो फिर एंटीसेमिटिज्म के लिए सिर्फ हिटलर को ही हेट करना कहां तक सही है? अगर बात एंटीसेमिटिज्म की ही है तो इंग्लैंड से लेकर, स्पेन से लेकर, फ्रांस से लेकर इधर मिडिल ईस्ट, ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर एंटीसेमिटिज्म भरा पड़ा था। और जो कंट्री होती है वो लोगों से ही बनती है। मतलब इन कंट्रीज के लोग जब जूस के हेट्रेड के सपोर्ट में खड़े हुए, तभी तो ना जूस को एक्सपेल करना पॉसिबल हुआ। तो फिर एंटीसेमिटिज्म के साथ सिर्फ अकेले हिटलर का ही नाम क्यों जोड़ा गया, किसी और का क्यों नहीं? मेरे पीछे ये जो आप कुछ तस्वीरें देख रहे हो, इन सब में एक बात कॉमन है, इन सब को या तो असैसिनेट कर दिया गया है या फिर इनके ऊपर कोई मेजर अटैक्स हुए हैं। और ये लोग कोई आम लोग नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स और लीडर्स रह चुके हैं। जॉन एफ कैनेडी 1963 असैसिनेटेड, अब्राहम लिंकन 1865 असैसिनेटेड, गद्दाफी जो लीबिया के डिफैक्टो लीडर थे, इन्हें 2011 में असैसिनेट किया गया। बट द क्वेश्चन इज कि आखिर इतनी बड़ी कंट्रीज के लीडर्स को असैसिनेट किया किसने, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों? अब देखो, वैसे अगर देखा जाए तो इसके ठोस सबूत कहीं पर अवेलेबल नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, ये अपने आप में एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप उतने समझदार हो तो इस बात को समझो कि कुछ राज ही ठीक होते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट कभी उन मुद्दों को छेड़ती नहीं है। लेकिन भले ही इसके सबूत गवर्नमेंट हमारे सामने पेश करे या ना करे, हम रिसर्च करके कुछ डॉट्स को कनेक्ट करके, कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके सच को तो डिकोड कर ही सकते हैं। तो ये रहा इन सब के असैसिनेशन के पीछे का वो पैटर्न जो हमने ऑब्जर्व किया है। अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग पैटर्न नोटिस होगा। इन सब ने अपने अपने गवर्नेंस में प्राइवेट बैंकर्स को चैलेंज किया था, यानी एक तरह से इन लोगों ने खुद की एक नई करेंसी फॉर्म कर ली थी, और बिना किसी प्राइवेट बैंक से कोई फंड लिए ये अपनी अपनी कंट्रीज को चला रहे थे। और ना सिर्फ चला रहे थे, बल्कि एक भी पैसा लोन लिए बगैर ये देश की जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एंगल से देश को डेवलप कर रहे थे। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो इन लोगों ने ये प्रूव कर दिया था
कि मनी इज जस्ट एन इल्यूजन। मतलब आप बिना किसी प्राइवेट बैंक से लोन लिए भी कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज यूज करके कंट्री को चला सकते हो। और इतिहास गवाह है, जिस किसी ने भी बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया है उनका यही हाल हुआ है, या तो असैसिनेशन या फिर उन्हें पपेट बना दो। और मैं आपको बता दूं कि 1933 में हिटलर ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उसने जर्मनी में कई सेंट्रल बैंक्स पर ताले लगा दिए थे और खुद की एक करेंसी फॉर्म कर ली थी जिसका नाम था मेफू बिल्स। इन बिल्स को यूज करके जर्मनी अपनी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि 30% थी उसे 5 सालों में सिर्फ 2% पर लेकर आई थी। देश में टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था और उस दौरान जर्मनी की जीडीपी भी स्काई रॉकेट कर गई थी। बट एज आई सेड अर्लियर, इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने भी बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया है उनका बुरा ही हाल हुआ है। एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। और पता है, कई हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 होने के पीछे का वन ऑफ द रीजन ये भी था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा और उसका आंसर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है वो आप कमेंट्स में बताना, और आंसर एकदम क्विकली आना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 किसकी वजह से हुआ? आई बेट कि 99% लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया होगा, एंड दैट इज हिटलर। और इसका रीजन भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमें बचपन से हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ाया गया है। तो अगर ग्लोबल नैरेटिव ही यही है तो सबसे पहले हिटलर का नाम ही दिमाग में आना जायज सी बात है। लेकिन कभी आपने खुद से पूछा है कि क्या एक अकेला इंसान एक विश्व युद्ध को अंजाम दे सकता है? एक अकेला इंसान इतना पावरफुल हो सकता है? चलो थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं इस चीज को कि आखिर वर्ल्ड वॉर 2 का असली जिम्मेदार हिटलर ही था या फिर हम सब से कुछ छुपाया गया है। 1918 इस साल वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाता है। अलाइड पावर्स जीत जाती है और ये कंट्रीज हार जाती है। अब जो कंट्रीज हार जाती है उनके ऊपर बहुत ही ह्यूमिलेटिंग और ऑपरेसिव ट्रीटीज इंपोज की जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने इस डॉक्यूमेंट्री के शुरू में ही एक ट्रीटी के बारे में बात की थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई, जो कि जर्मनी पर इंपोज की गई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ट्रीटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आखिर क्यों हुआ था। ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी वो नाम से तो एक पीस ट्रीटी थी, लेकिन एक्चुअल में वो एक PIECE पीस ट्रीटी थी जिसने जर्मनी की कमर तोड़ कर रख दी थी। इस ट्रीटी के अंदर जर्मनी को बोला गया कि तुमने वॉर शुरू की थी और इसके लिए तुम गिल्टी हो, इसलिए अब तुम्हें हर चीज का हर्जाना देना पड़ेगा। जर्मनी के ऊपर इतने ह्यूज रेपरेशंस लगाए गए कि उनका गोल्ड रिजर्व, उनकी इंडस्ट्रीज, उनकी डिग्निटी सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इतना ही नहीं, उनकी आर्मी और नेवी तक डिसबैंड कर दी गई थी और यहाँ तक कि उनकी बॉर्डर्स आर्टिफिशियली रीड्रॉ कर दी गई थी। और ऐसी सेम ह्यूमिलेटिंग और हॉरिबल ट्रीटीज ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ भी की गई थी। इसलिए इन ट्रीटीज ने सिर्फ इन कंट्रीज को ही नहीं बल्कि उन कंट्रीज के एक पूरी की पूरी जनरेशन का फ्यूचर ही खत्म करके रख दिया था। अब देखो इससे हुआ क्या कि कई लोग भूखमरी से मर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, देश की इकोनॉमी गिरती ही जा रही थी और इस सब से यहाँ के जो लोग थे उनकी लाइफस्टाइल बद से बदतर बनती जा रही थी। इसलिए इनके मन में जो गुस्सा था वो बढ़ते ही जा रहा था। ये लोग बस एक ऐसा लीडर ढूंढ रहे थे जो इस डाउनफॉल को फिक्स कर सके, और तभी एंट्री होती है हिटलर की। अब कई हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि वो तो जर्मनी साइलेंट थी जो इतने सालों तक इन ट्रीटीज को सहती रही, उसकी जगह कोई और दूसरी बड़ी कंट्री होती तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब का हो जाता। तो क्या इसका मतलब ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हिटलर का कोई कनेक्शन नहीं है और सिर्फ उसके कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई गई है? द आंसर इज नो। हिटलर का पर्पस चाहे अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन जो रास्ता उसने अपनाया, जो जेनोसाइड्स, जो गैस चेंबर्स, जो होलोकॉस्ट उसने करवाया, that was definitely horrible। लेकिन क्या हिटलर सिर्फ अकेला ही विलन था? तो इसका भी जवाब है नो, he was a shared evil। कैसे? देखो, कोई भी इतना बड़ा वॉर एक अकेले इंसान का काम नहीं होता है। ऐसे वॉर्स तब होते हैं जब एक पूरा का पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होता है। आपको पता है BMW और पोर्शे से लेकर IBM और फोक्सवैगन जैसी कंपनीज ने हिटलर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट किया था। IBM ने तो लिटरली एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर दी थी जो ज्यूइश लोगों को आइडेंटिफाई कर करके मारने में हेल्प करती थी। तो फिर अब सवाल ये आता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में या होलोकॉस्ट में जितने भी लोग मरे उसके लिए क्या ये लोग भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है? अब इसके अलावा एक और चीज है कि क्यों हिटलर एक अकेला इविल नहीं है बल्कि एक शेयर्ड इविल है। देखो, जिस तरह इधर से चाइना ने भारत की जमीन को हड़प लिया है, वैसे हिटलर ने जर्मनी की टेरिटरीज को एक्सपांड करने के लिए पोलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और बेल्जियम का कुछ रीजन, ऐसी कई कंट्रीज की जमीनों को हड़प लिया था। और हिटलर के इन एक्शंस को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वन ऑफ द मेजर रीजन माना जाता है और इसी के चलते इस वॉर का पूरा ठिकरा हिटलर के सर पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बात को कोई डिस्कस नहीं करता या फिर बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है कि इन कंट्रीज पे अटैक करने से पहले इंग्लैंड ने हिटलर के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था म्यूनिक अग्रीमेंट।
इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंग्लैंड ने हिटलर को खुली छूट दे दी थी कि तुम्हें चेकोस्लोवाकिया इस कंट्री के साथ जो करना है वो करो, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब जब बात औरों की होती है तो इनके मॉरल्स और एथिक्स किसी कोने में दब जाते हैं, लेकिन जब वही विलन जिसको इन्होंने ही कभी खुला छोड़ दिया था वो पलटकर जब इन पे अटैक करता है तो वो इविल बन जाता है। सो अगेन, क्या वर्ल्ड वॉर 2 को भड़काने में इंग्लैंड भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं था? अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब हिटलर बाकी देशों पे अटैक कर रहा था, जर्मनी के टेरिटरीज को एक्सपांड कर रहा था, उसी दौरान जो जापान था वो चाइना और कोरिया में आतंक मचा रहा था खुद के एम्पायर को एशिया में एक्सपांड करने के लिए। इधर से इटली अफ्रीका को इन्वेड कर रही थी और जो सोवियत यूनियन था उसने तो जर्मनी के साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया था मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट नाम से। इस अग्रीमेंट में दोनों कंट्री जर्मनी और सोवियत यूनियन ने आपस में सौदा कर लिया था कि दोनों मिलकर पोलैंड को आधा आधा बांट लेंगे। और सिर्फ यहीं पर ही नहीं, पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर ऐसे अलग अलग ब्लंडर्स हो रहे थे। तो अगर आप इन सभी इवेंट्स को, अलग अलग कंट्रीज के एक्शंस को, सबकी साइकोलॉजी को अगर एक पेज पर उतारोगे और उनको बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड वॉर किसी एक इंसान की वजह से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और खास करके यूरोप की कलेक्टिव गलतियों की वजह से हुआ था। क्योंकि दुनिया भर में माहौल ही ऐसा हो रखा था कि उसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी हिटलर को बना दिया गया। देखो, कोई भी चीज कंप्लीटली ब्लैक या कंप्लीटली व्हाइट नहीं होती है, असल में वो ग्रे होती है। अगेन आई विल रिपीट कि नो डाउट हिटलर एक विलन था, लेकिन वो अकेला नहीं था। इस ड्रामा में स्टेज पर और भी कैरेक्टर्स खड़े थे, लेकिन जो स्पॉटलाइट थी वो सिर्फ हिटलर के सर पर थी। क्यों? क्योंकि वो हार गया था और जो हार जाता है उसे अच्छा दिखाना है, बुरा दिखाना है, सही दिखाना है, गलत दिखाना है, ये जीतने वाला डिसाइड करता है। हाँ, अब इससे पहले कि आप लोग मुझे लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, प्रो हिटलर, एंटी हिटलर, एंटीसेमिटिक इन कैटेगरीज में बांट दो, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के पीछे मेरा पर्पस क्या था? क्या मेरा पर्पस ये था कि हिटलर ने जो किया उसके एक्शंस को जस्टिफाई करना? नो। क्या मेरा पर्पस ये था कि हिटलर को एक हीरो की तरह पोर्ट्रे करना? नो। और मैं तो क्या ही हिटलर को हीरो कहूंगा। आपको पता है, हिटलर के खुद के पोते ने कभी किसी से शादी नहीं की और ना कोई बच्चे पैदा किए, क्योंकि वो चाहता था कि इस दुनिया में हिटलर नाम का लीनेज ही खत्म हो जाए। तो अगर खुद हिटलर का परिवार ही नहीं चाहता कि कोई और हिटलर इस दुनिया में पैदा हो, तो फिर मैं कौन होता हूं हिटलर को ग्लोरीफाई करने वाला? तो फिर अब सवाल ये आता है कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के पीछे का मेरा एक्चुअल पर्पस क्या था? तो देखो, इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू मैं आपके सामने हिस्ट्री की वो साइड रखना चाहता हूं जो अक्सर मेन स्ट्रीम हिस्ट्री छुपा देती है। और इस डॉक्यूमेंट्री का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप इस बात को समझो कि ये दुनिया एक्चुअल में चलती कैसे है या फिर चलाई कैसे जाती है। और आप ये बात भी समझो कि वो क्या पावर स्ट्रगल्स, मैनिपुलेशंस और हिडन एजेंडास थे जिसने 20th सेंचुरी को शेप किया। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था और एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि जो वॉर जीतता है वो इतिहास लिखता है, और जो इतिहास लिखता है वो हमेशा खुद को हीरो दिखाता है। और किसी को भी हीरो दिखाने के लिए कहानी में एक विलन चाहिए होता है, वरना हीरो बड़ा कैसे दिखेगा।